है आज के दौर में नाट्य मंचन की समस्याएं और संभावनाएं। तो सबसे पहली, जब हम नाट्य मंचन की बात करते हैं तो वो सामूहिकता से शुरू होती है। और सामूहिकता पर सबसे पहले हम आते हैं कि नाटक की स्क्रिप्ट हम कैसे चुनते हैं। नाट्य मंचन तो बहुत बात की चीज है। वो जो हम हमेशा पढ़ते हैं हर चीज में, जर्नलिज्म में भी, थिएटर में भी, 7W व्हाट व्हेन व्हाई वेयर, तो वही सारी चीजें किसी भी नाटक के मंचन और उस कॉन्सेप्ट में आती हैं। तो सबसे पहली शुरुआत हमारी होती है कि हम नाट्य मंचन कर क्यों रहे हैं, नाटक ही क्यों कर रहे हैं, नाटक ही क्यों कर रहे हैं और दूसरी कोई चीज क्यों नहीं कर रहे हैं। और जब हम नाट्य मंचन पर आते हैं तो सबसे पहले आ जाता है कि वो कौन लोग कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है किसके लिए कर रहे हैं। तो हमारा, और दो तरीके के लोग करते हैं थिएटर। एक, बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कि हिंदी रंगमंच में जो थिएटर कर रहे हैं अधिकतर लोग, वो या तो जिंदगी से हारे और नकारे हुए लोग हैं या इश्क के मारे लोग कर रहे हैं थिएटर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, और ये वो दौर है जिस दौर पे लक्ष्मी नारायण लाल वगैरह देख रहे थे। तो उन्होंने कहा का शौकिया रंगमंच ऐसे लोगों के हाथ में है जिनके लिए कुछ करने को नहीं है। वो जी क्या करते हैं, जी थिएटर करते हैं। शाम को 3 घंटे इकट्ठा होते हैं, थिएटर करते हैं। और उनका थिएटर एक अलग तरीके का थिएटर होता है। और जहाँ प्रशिक्षण वाला थिएटर है, बात हम रंगमंच की कर रहे हैं, रंगमंच की समस्याओं पर। तो रंगमंच की सबसे बड़ी समस्या तो ऐसे लोग हैं जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कह रहे हैं कि हिंदी के शौकिया रंगमंच पे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से जो दर्शक, एक तो दर्शक हॉल तक आता नहीं है, और जो दर्शक आता है वो इस स्तर का थिएटर देख के दोबारा आने की कोशिश ही नहीं करता। और इसी कारण, शायद एक कारण ये है कि हिंदी की अपनी नाटक की कोई एक परंपरा बनी नहीं है। या तो पारसी थिएटर था या कमर्शियल नोटंग लोक नाट्य के जो ट्रुफ्स थे, वही मनोरंजन और इंटरटेन। और जिस तरह का वैचारिक रंगमंच हम लोग करना चाह रहे हैं, जिस जिस तरह एकेडमिक करके जो लोग निकलते हैं, या हम जैसे लोग जो वैचारिक तौर पे थिएटर करना चाहते हैं, तो उस तरह का परिवेश बनाना बहुत जरूरी है। और वो परिवेश बन नहीं पाता है, सिर्फ इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि हम किस माहौल में कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि किस माहौल में कर रहे हैं, किन लोगों के साथ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जी और सबसे बड़ी बात आती है कि दर्शक वर्ग आपका, जब आप कोई स्क्रिप्ट चुनते हैं या कुछ करते हैं, तो आपका दर्शक वर्ग कौन सा है। सबसे पहली चीज तो होती है कि आप नाटक कर ही क्यों रहे हैं। और जब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं जी हाँ नाटक ही करना है, हमें तो नाटक कर रहे हैं, तो पहली समस्या आती है कि रिसोर्सेस रिसोर्सेस क्या है। पहले, सबसे पहले तो प्रस्तुति के स्तर पे आती है कि आप किस तरह की स्क्रिप्ट चुन रहे हैं, और आपके पास एटमॉस्फेयर में आपके अकॉर्डिंगली, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली एक्टर एक्ट्रेसेस हैं कि नहीं है। या वॉलियर वाला कॉन्सेप्ट आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके सामने जो जो एक्टर हैं, कि एक लूला है और एक हकला है, तो वो
आपको हर कैरेक्टर को उसी में ढालना पड़ेगा। चरित्र, स्क्रिप्ट उठाई आपने, चरित्र जो डिजाइन किया, स्क्रिप्ट में कुछ लिखा है, अब आपके पास उस तरह के एक्टर नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? जो हकलाता है तो वो आप उस कैरेक्टर को उसमें कन्वर्ट कर देंगे। जो वो, यही समस्या मॉलियर की थी, वही समस्या आज अधिकतर थिएटर वालों की है। तो रंगमंच की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई मास्टर रूल ही नहीं है। हमारे टीचर थे शाहजी एक एक वर्ड कहते थे कि थिएटर का एक मास्टर रूल मान के चलो, एकेडमिक में आप कुछ भी पढ़ते रहें, लेकिन जब आप फील्ड पे जाते हैं, एक मास्टर रूल है कि कोई मास्टर रूल नहीं है। जो आप करते हैं एक शो में, नेक्स्ट शो इज डिफरेंट शो होता है। हर दूसरा शो अपने पहले शो से एक अलग शो होता है, और आप ये नहीं कह सकते इट्स माय, ये कॉपी बुक स्टाइल है। थिएटर का ये कॉपी बुक स्टाइल है जी, ऐसे करना है। हर प्रोडक्शन एक डिफरेंट लेवल का प्रोडक्शन होता है, अलग चीजें होती हैं। और ये तो हो गया स्क्रिप्ट। अब सबसे बड़ी बात आती है एकेडमिक, जो थिएटर की एकेडमिक्स के लोग हैं, थिएटर पढ़ते हैं, विभिन्न स्टाइल पढ़ते हैं, फॉर्म्स पढ़ते हैं, और जिस समय इंस्टीट्यूट में होते हैं तरह तरह की चीजें मिलती हैं। आपको 6x3 का 2x4 का एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो 2x4 का आपको प्लेटफॉर्म वहां अरेंज हो जाता है। अब जब आप ओपन में जाते हैं इंस्टीट्यूट से बाहर निकल के काम करने, तब आपके सामने आती है असली समस्या। उसे कहते हैं जुगाड़ रंगमंच, और लगभग हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा जुगाड़ रंगमंच ही हो रहा है। 2x4 का प्लेटफॉर्म, अगर आप वहां से बाहर निकल के इंस्टीट्यूट के में, तो आपको मिल जाएगा 2x5 का प्लेटफॉर्म। बाहर आप निकल के कहीं जाएंगे तो आपको 2x4 का नहीं मिलेगा, आपको 3x6 का ही तखत मिलेगा। अब आप उसको 2x4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो आपकी इंटेलिजेंस ये किस तरीके से आप उसको 3x6 को 2x5 में करते हो, लेवल बनाने कैसे बनाने, हाइट देनी कैसे देनी है। पढ़ना और करना दो अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए जो सामूहिकता, थिएटर की सामूहिकता की बात आती है, तो एक डिफरेंट चीज, थिएटर बिल्कुल एक अलग चीज हो जाता है। डांसर 7 साल सीखता है, आके परफॉर्म करता है, तो उसको मालूम है कि ये इस ताल पे डांस करना है, ये लय है, सब कुछ है। और जब नाटक वाला स्टेज पे जाता है, उसके सामने हर दूसरी जगह, हर दूसरा स्पेस एक एक डिफरेंट, उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है, एक नई क्लास होती है, और उस क्लास से वो सीखता भी है, और उसको आगे जुड़ती हैं चीजें। जी। ये सारी चीजें हैं। तो सर हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या शौकिया रंगमंच नहीं होना चाहिए? शौकिया रंगमंच क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन शौकिया, 3 शब्द आते हैं हिंदी में। जी। शौकिया, एक हो शौकिया, एक होता है, इंग्लिश में 2 वर्ड है, प्रोफेशनलिज्म और कमर्शलिज्म। अगर एमेचर थिएटर भी है तो वो प्रोफेशनल होना चाहिए। जी। अगर हम शौकिया रंगमंच भी कर रहे हैं, तो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, ना कि कमर्शियल। जी। जी। कमर्शियल हो तो 100, क्योंकि हिंदी रंगमंच अभी तक कमर्शियल हो ही नहीं पाया है। जी। जब हम उस स्टेज पे नहीं है, तो हमारे सामने सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा शौकिया रंगमंच है, तो वो कम से कम हो शौकिया रंगमंच,
प्रशिक्षण के प्रोसेस वैसे नहीं होते हैं। आप 3 घंटे 4 घंटे के लिए एक रिहर्सल प्लेस में इकट्ठा होते हैं। उस 3-4 घंटे में छोटे शहरों, मैंने भी छोटे शहर कानपुर से ही थिएटर शुरू किया है। जी यहाँ तो हम दिल्ली में रिहर्सल प्लेस लेते हैं, घंटों के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। जी तो ना तो हम उस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना दूसरी चीजें कर सकते हैं। एक्टर अपने आप को ग्रूम जब तक नहीं करेगा, बिना ग्रूम किए हुए एक्टर क्या परफॉर्म करेगा? लाइन आएगा, बोल देगा और परफॉर्म करके जब परफॉर्मेंस हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। जी लेकिन जो टोटलिटी में थिएटर का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा नहीं होगा। जी शौकिया रंगमंच हो लेकिन प्रोफेशनल अप्रोच के साथ हो। जी हाँ, मतलब वो हमें अगर हाँ बोलिए बोलिए। मतलब हमें नाटक और नाटक की गंभीरता को बनाए रखने का हमारे अंदर उतना मैच्योरिटी या उतना मादा होना चाहिए कि हम किसी नाटक को, गंभीर नाटक को हास्य की तरफ न ले जाएं। देखिए, हास्य और सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं शब्दों ने हमारा किया है। हास्य, व्यंग। एक दौर था, पारसी थिएटर भी होता था, जी और फिर वो हास्य व्यंग, जहाँ पे हास्य व्यंग और ऑडियंस की मानसिकता पे आ जाती हैं चीजें, तो वहां से पतनशील होना शुरू हो जाता है। अगर हास्य है तो उस स्तर तक हास्य होना चाहिए, और अगर हास्य नहीं है और जिस गंभीरता से, जिस वैचारिकता के साथ चीज कहनी है, और वो उस चीज वैसे कही जा रही हो चीज, तो वैसा होना चाहिए। मतलब कि इस स्तर और गरिमा बनाए हाँ रखनी चाहिए। जी 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 अगर आषाढ़ का एक दिन कर रहा है और वो जॉनी वॉकर की तरीके से विलोम अगर झूमता हुआ चला आ रहा है, जी जी ऑडियंस तो इंटरटेन कर लेगी, लेकिन जो हाँ लेखक ने जो लिखा है, जो करेक्टराइजेशन है विलोम का या दूसरा, तो जो लाइंस हैं, जो उसके डब्ल्यू है, जब तक वो ही खुद ही नहीं एक्टर क्लियर है, तो वो ऑडियंस को क्या दे पाएगा? सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको किस तरह की ऑडियंस के लिए करना चाह रहे हैं नाटक, और जो आपने नाटक चुना है वो नाटक आखिर क्यों चुना है। जी महत्व इस बात का है कि आपने चुना क्यों है वो नाटक, जी और आपका दर्शक वर्ग कौन सा है। सर, नाटक के हिसाब से हमें दर्शक वर्ग तैयार करना है या दर्शक वर्ग के अनुसार हमें नाटक तैयार करना है? इन दोनों बातों में आज के समय में जो युवा रंगमंच पे आ रहे हैं, जो युवा रंगकर्मी आ रहे हैं, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि दर्शक को जुटाने के लिए वो नाटक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी जब वही प्रश्न यही है कि हम दर्शक के लिए नाटक कर रहे हैं, क्या दर्शक को लाने के लिए नाटक कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये, आज हिंदी का अपना दर्शक वर्ग नहीं है। मराठी की अपनी ऑडियंस है, बंगला थिएटर की अपनी ऑडियंस है। हमारे यहाँ नाटक की परंपरा ही नहीं रही है, खासकर हिंदी बेल्ट में। वो उस परंपरा को बनाने के लिए जो आधुनिक रंगमंच लोगों ने शुरू किया है और अपना एक दर्शक वर्ग बनाया है, और वो दर्शक वर्ग और आगे बढ़े, वो ज्यादा जरूरी है, ना कि जो दर्शक वर्ग आ रहा है वो भी टूट जाए। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो एक चीज यही कहते थे कि भविष्य में कैरियर बनाने के लिए आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाना, आप कुछ भी करना, थिएटर करना या ना करना, लेकिन थिएटर के दर्शक जरूर बने रहना। क्योंकि थिएटर की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि थिएटर का अपना दर्शक नहीं है। अगर तुमने 2 साल भी अगर थिएटर किया है, तो आप, कोई आए या ना आए, कम से कम तुमने तो थिएटर किया है, तुम्हें तो मालूम है कि थिएटर क्या चीज होती है। कि तुम हॉल में जाके बैठोगे तो तुम्हें स्टेज पे दिखाई देगा कि हाँ तुम क्या देख रहे हो,
तो आप थिएटर करें या ना करें, थिएटर के दर्शक जरूर बने। जी और जब तक थिएटर का वो दर्शक वर्ग नहीं बनेगा तब तक हमारा करना, वो इनवाइटीज को बुला के परफॉर्म करना, अपने लोगों को दिखाना, वो एक आत्म संतुष्टि वाला थिएटर ही रह जाएगा। और जो सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम आती है एकेडमिक स्टूडेंट्स के साथ, वो इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े स्क्रिप्ट पढ़ कर आते हैं, जब उन्हें परफॉर्म करते हैं तो वो सारे रिसोर्सेज और वो सारी चीजें उन्हें बाहर नहीं मिलती हैं। जी तो ना वो उस कथ्य के साथ, ना उस वो परफॉर्मेंस के साथ जस्टिफाई कर पाते हैं अपने आप को, ना ही ऑडियंस सेटिस्फाई होती है। जी तो ऐसी स्थिति में बेस्ट चीज ये है कि स्क्रिप्ट आप ऐसी चुने, नाटक लोक के बगैर है नहीं, स्वांता सुखाए नाटक नहीं। आप करना है तो आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के भी कर सकते हैं थिएटर, अगर आपको अपनी संतुष्टि के लिए करना है। और जनता की संतुष्टि के लिए करना है तो जनता के विषय, जनता के मुद्दे, जनता की मन स्थिति, उसको ध्यान में रखते हुए ही परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। और कुछ प्रश्न इस ये आप चाहे तो पूछ सकते हैं, हम बातचीत करते हुए आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी तो जी 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 मैं तो बिल्कुल चाह रहा हूँ कि सिर्फ मैं ना बोलूं, आपके जो के व्यूज भी समझ में आए कि हाँ जी हम जी क्या करना चाह रहे हैं। जी 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 तो बेटा सामान्य बातचीत चलने दीजिए आप लोग। यदि आपको लगता है कि कुछ पूछना चाहिए तो आप बोल सकते हैं। बिल्कुल फ्री होके, जैसे नॉर्मल हम लोग बैठे हैं चाय की दुकान में बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर सकते हैं। एक चेतन, चेतन एक मुझे स्क्रीन देखना, क्या हो गया? सर सही है स्क्रीन। चेतन सर मैंने आपको स्पॉटलाइट में रखा है, इसके लिए आप स्क्रीन में बड़े दिख रहे हैं। हाँ। संदीप आप कुछ पूछना चाहते हो? ओके 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 हाँ जी मैम। हाँ संदीप कुछ पूछना है हेलो आपको? मैम मेरा सर से एक सवाल है। हेलो सर, नमस्ते हाँ सर। हाँ नमस्कार। सर मेरा सवाल है कि सर जब एक एक्टर जब नया जाता है थिएटर में। हम्म। हेलो सर, हाँ सर हाँ सुन पा हाँ रहे हैं मैं, सर? हाँ सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। तो सर जो उसकी लोकल लैंग्वेज जो होती है, हाँ सर वो सर उस डायलॉग टाइम में सर उसका भी कभी कभी असर देखने को जो है सर मिल जाता है सर, बिल्कुल डायलॉग बिल्कुल डिलीवरी बिल्कुल में। बिल्कुल। तो सर हाँ सर, तो उससे सर छुटकारा पाने के लिए सर आप कुछ बता दीजिए। हाँ उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है, हम हिंदी का कोई नाटक कर रहे हैं और उसमें जैसे दिल्ली में ही अधिकतर जो एक्टर परफॉर्म करते हैं, और यहाँ तो हम हिंदी रंगमंच की बात करते हैं, हर 100 किलोमीटर पे भाषा बदलती चली जाती है। जो झांसी का जो एक्टर है वो अपने स्टाइल में ही डायलॉग बोलेगा, और इधर फरीदाबाद या वो है, वो अपने ही लैंग्वेज में बोलेगा, वो हिंदी ही, लेकिन अपभ्रंश जो है वो आ ही जाएगा उसके अंदर। और एक टोन आ जाता है तो जैसे अब आप। टोन जिसे कहते हैं, टोन प्रॉपर फ्लेवर जो है, वो फ्लेवर तो रहता ही है। मध्य प्रदेश के चाहे जितने एक्टर हों, उनके साथ उनकी वो आंचलिकता आ ही जाएगी, जी और वो आंचलिकता के साथ साथ वो परफॉर्मेंस भी आ जाएगी। और एक हमारे मित्र हैं, अब आपकी किसी यूनिवर्सिटी से मध्य प्रदेश की थे, वो ये कहते हैं हमारे यहाँ जो हमारा जो मास्टर लाइन बना देते हैं वही है। हमारे यहाँ
अगर अश्वत्थामा ने धनुष जमीन में तोड़ के रखा है, तो आज भी हमारा है जो एक्टर जो नया आ रहा है, गोविंद नामदेव ने परफॉर्म किया है, तो धनुष जमीन में टूटा रखा है, तो वो जमीन टूटा ही रखा है। वो मास्टर रूल बना दिया है, उसी मास्टर रूल को आज भी एक्टर फॉलो करता है। तो जी आंचलिकता और रीजन के साथ जो चीजें आती हैं वो कहीं ना कहीं आ जाती हैं, उससे उभरना तो पड़ता ही है। जैसे जब इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेजेस के हिंदी में अनुवाद होते हैं या रूपांतर होते हैं, उर्दू अधिकतर फ्लेवर रहता है, वो नुक्ते और दूसरी चीजें कई आती हैं, तो वो कई बार ट्रेजेडी होती है। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, थर्ड ईयर का प्रोडक्शन था थ्री सिस्टर्स चेखव का, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के थर्ड ईयर स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे थे। एक मणिपुर का एक एक्टर अपने ढंग से वो एक हिंदी का डायलॉग बोलता है, जो ट्रेजिक डायलॉग है वो कॉमेडी क्रिएट कर देता है। थर्ड ईयर की परफॉर्मेंस, तो ये मायने नहीं रखती चीजें, लेकिन वो कुछ हद तक अगर जहां तक एक्टर उसको छोड़ना चाहे, उस चीज को मेहनत करके छोड़ना चाहे, तो जाते हैं, जात हैं, तो वो जात हैं और जाते हैं। अगर जात हैं तो जाते हैं, वो बोलना सीख सकता है, समय है, रिहर्सल में है, तो वो एक्टर कर ले तो बहुत अच्छी बात होती है। नहीं तो थिएटर का तो मास्टर रूल है कि कोई रूल नहीं है, जो आप करेंगे आप ये मान के करते हैं कि सामने वाला तो अंधा बैठा है, हम जो कर रहे हैं 100% सही कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आत्मसंतुष्टि के लिए स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप जात है को जाते हैं शुद्ध खड़ी हिंदी में बोल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी सर, थैंक यू सर। और सबसे बड़ी चीज है जब आप हाँ 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 आकाश बोलिए। हाँ आवाज नहीं आ रही। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्ते मैम। सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। बोलो हाँ आकाश, आकाश आकाश बोलो। सर जब हम नाटक करते हैं तो सर ऐसे कौन से नाटक है जिन्हें चूज किया जाए कि वो हर उम्र के हर तबके को सर अट्रैक्ट करें। मतलब सर जब हम नाटक करें तो उम्र के, चाहे वो बच्चा बूढ़ा या जवान हो, तो सर वो नाटक के प्रति आकर्षण हो। क्या सर इसमें लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है? जैसे लोकल क्षेत्रीय लैंग्वेज है, तो क्या ये भूमिका बहुत अहम भूमिका निभाती है सर लोगों को नाटक में बुलाने के लिए? देखो, जब हर चीज में एक आर्टिकल भी होता है, कोई समाचार उठा के अगर कहीं नहीं, कल कुछ मत करिएगा, अपना न्यूज़पेपर उठा के पढ़ना शुरू करिएगा, और वही बेसिक चीजें होती हैं, क्या है, क्यों है, किस लिए है और किससे है। 7W हर जगह है। जर्नलिज्म में भी वही पढ़ाया जाता है, आपको करेक्टराइजेशन में भी वही पढ़ाया जाता है कि आप करेक्टर डिजाइन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इंटर रिलेशंस क्या है। तो वही चीज जब जो आपका को एक्टर के साथ रिलेशन है, वही तो पूरे नाटक का ऑडियंस के साथ रिलेशन है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, क्या किस मानसिकता की है, किस वर्ग की है। और देखो, एक कैंडी जो है ऑरेंज कैंडी, वो छोटे बच्चे को तो अच्छी लग सकती है, मुझे तो नहीं अच्छी लगेगी। 40-25 साल के बच्चे को वो कैंडी नहीं अच्छी लगेगी, वो चॉकलेट खाएगा है। और जो बुजुर्ग है वो चॉकलेट की जगह गुलाब जामुन पसंद करेगा। तो एक ही कैंडी वो सबको नहीं खिलाई जा सकती, उसके लिए आपको हर तरह की अलग अलग डिश बनानी पड़ेगी, आपको चुनना पड़ेगा कि आपका
ऑडियंस वर्ग क्या है, वो क्या देखना। अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चों की मानसिकता, बच्चों की स्तर तक ही, उनके स्तर, उनकी सोच तक के नाटक चुनेंगे। और 25 से 50 साल तक चुनेंगे वो दूसरे तरीके के। तो हर वर्ग की अपनी एक अलग सोच होती है, अलग मानसिकता होती है, वो अलग संघर्ष होते हैं। और जो मिडिल क्लास का वर्ग संघर्ष है वो लोअर मिडिल क्लास का वर्ग संघर्ष नहीं है। वो अपर क्लास का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लोअर मिडिल क्लास का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम 100 रुपए टिप दे के एक होटल में आ सकते हैं, लेकिन वो 100 रुपए वो एक सड़क में रिक्शा चलाने वाले के लिए वो टिप और वो इक्वल नहीं है। वो 100 रुपए में अपने घर का खर्चा चलाएगा। तो हर चीज का, हर वर्ग का एक अपना अंतर्द्वंद होता है, अपना कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो हर वर्ग की एक अपनी अलग मानसिकता है। हर वर्ग के लिए एक अलग तरह का नाटक आपको चुनना पड़ेगा। और एक ही मिठाई सबको नहीं खिलाई जा सकती। एक कैंडी आप 10 साल के बच्चे को भी खिला रहे हो और 60 साल के बुढ़े को भी खिला रहे हो तो वो नहीं, वो उसका सोच अलग होगा, उसकी मानसिकता अलग होगी। तो आप पहले ये डिसाइड करिए आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या है। और जहां क्लियर है टारगेटेड ऑडियंस क्या है तो वहीं पे थिएटर सफल है। चाहे बंगला थिएटर हो, उनको मालूम है उनकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। और दिल्ली में आज जो कमर्शियल थिएटर हो रहा है, यहाँ हम लोग जो थिएटर कर रहे हैं दिल्ली में, उसमें जो फिल्म के अधिकतर जो थिएटर से फिल्म में गए हैं वापस फिर थिएटर कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन थिएटर में वो लोग अब काम कर रहे हैं जिनका थिएटर से ही कोई लेना देना नहीं रहा है कभी शुरू से। वो कमर्शियल फिल्म वाले लोग थिएटर कर रहे हैं, उनको मालूम है कि थिएटर का व्यवसायीकरण कैसे करना है और वो थिएटर को बेच रहे हैं। आज जो थिएटर, कमर्शियल थिएटर दिल्ली में हो रहा है तो वो जो प्रोफेशनल थिएटर करने वाले हैं, एकेडमिक थिएटर करने वाले, चाहे स्कूल से निकल के गए हुए लोग हैं जो पहले थिएटर करते रहे हैं, फिल्मों में चले गए, फिर लौट के भी थिएटर पर आए, तो वो अलग वर्ग है। लेकिन वो कमर्शियल थिएटर नहीं कर पा रहा है वैसा। लेकिन वो कमर्शियल थिएटर कर रहा है जिसका थिएटर से ही कुछ कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली में उस तरीके का कमर्शियल थिएटर हो रहा है। तो जरूरत हमें कमर्शियल होना, हमारा स्टेप बहुत दूर का है। कमर्शियल होने की जगह अगर हम प्रोफेशनल थिएटर की तरफ रहें कि हाँ रिसोर्सेज भी पूरे होते रहें और शौकिया रंगमंच और प्रोफेशनल थिएटर के बीच का दूरी खत्म हो जाए, आपकी अप्रोच पॉजिटिव और प्रोफेशनल होने चाहिए। और अगर वो प्रोफेशनल रंगमंच कमर्शियल में बदलता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और वहाँ जो हमारे थिएटर की रूट्स हैं वो सारी चीजें डेवलप होंगी। कमर्शियल थिएटर में सिर्फ वही नजर आता है, वो 3D एनिमेशन, वीडियो प्रोजेक्शन और एक्टर के नाम पर पीछे वॉइस ओवर चल रहा है, एक्टर मूव लाइट एंड साउंड की तरह हाथ हिला रहा है, परफॉर्म कर रहा है। ऐसे वो कमर्शियल थिएटर पैसे कमाने के लिए तो वो थिएटर ठीक है। लेकिन जो हम सब लोग थिएटर पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो उस तरह के थिएटर का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। ओके सर। दूसरी चीज ये सबसे बड़ी चीज आती है जब हम आज के नाट्य मंचन की समस्या की बात करते हैं।
ये तो हो गया कि किस वर्ग के लिए हमको नाटक करना है, वो डिसाइड कर लिया कि हमको बच्चों के लिए करना है या इस वर्ग के लिए करना है। हमको दुर्गा पूजा के पंडाल में नाटक करना है या जी। महाराष्ट्र मंडल के पंडाल में नाटक करना है या किसी रोटरी या लॉयंस या इस तरह के किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, फिर आपको नाटक उनके हिसाब से चुनना है, वो क्या देखना चाहते हैं। समझ रहे ना आप जी जी कि जिस तरह आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। यस सर। जैसे रोटरी क्लब कहता है नहीं जी हम अंधा युग आपने तैयार किया हुआ आपका प्रोडक्शन है अंधा युग को जी हम अंधा युग दिखाएंगे आपको, वो जी नहीं हमको देखना ही नहीं जी, हमारी तो गैदरिंग है, शाम को हमको डिनर है, हम अंधा युग देख के क्या करेंगे। कॉकेशियन चौक सर्किल से उन्हें क्या लेना देना, वो तो कहेंगे कि हमें वो दिल की दुकान दिखा दो जी या राजा मास्टर ड्रामा कंपनी दिखा दो जी, हम तो जी ये देखना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, और जब आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है तो आप उस तरह की स्क्रिप्ट चुन पाएंगे। तो वो जो आप कह रहे थे कि 6 साल के बच्चे से लेके 60 साल के बुजुर्ग तक क्या एक ही स्क्रिप्ट दिखाई जा सकती है। हाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हर टॉम एंड जेरी हर वर्ग का आदमी पसंद करता है। इस दौर पे थोड़ा बहुत काम किया, बीच में हेमेन भाटिया ने 1-2 प्रोडक्शन किए, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने टॉम एंड जेरी को एज इट इज उठा के ऑन स्टेज एक्टर से परफॉर्म कराया। तो इस तरीके के प्रयोग हुए, लेकिन कितने, जैसे मोहन आज्ञाशे का अपना थिएटर एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने शुरू किया बड़े बच्चों के लिए परफॉर्म करें, या टाई जिस तरीके से काम कर रहा है बड़े बच्चों के लिए काम कर, वो अलग चीज है। लेकिन सारे थिएटर वाले उस तरीके से नहीं कर सकते। एक फॉर्म के तौर पे तो आप कर सकते हैं काम कि बड़े बच्चों के लिए नाटक करें, बच्चों की मानसिकता के नाटक करें, लेकिन सारे तो नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस चुननी पड़ेगी, और सबसे बड़ी अपना व्यू क्लियर करना पड़ेगा, आप क्या करना चाहते हैं, जी आप क्या कहना चाहते हैं, जी आपकी आइडियोलॉजी। सबसे बड़ी चीज ये है, आप आइडियोलॉजी वाला नाटक करना चाहते हैं या किस तरह वाला का रंग कर्म करना चाहते हैं, वो डिसाइड करना जरूरी है। हमारे पास आखिरी 1 मिनट बचा है, तो यदि आप लोग इसको इस सेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो वैसे बताइए, अदरवाइज फिर हम सर से करें। मैं तो तैयार हूँ, आप लोग क्या बताइए, आपके पास कोई सवाल हो तो हम इसे फिर आगे करते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि आप करने कहाँ जा रहे हैं नाटक, ये तो समस्या हो गई स्क्रिप्ट के लेवल पे। जी आगे की समस्या ये है कि आपने स्क्रिप्ट चुन ली, टारगेटेड ऑडियंस चुन ली, और उसको आप करेंगे कहाँ। मैम हाँ मेरा एक सवाल है सर से, आप प्लीज वीडियो को कंटिन्यू रखिए। ओके ठीक है सर, यदि हम अभी डिस्कनेक्ट होते हैं तो वापस से रिज्वाइन करेंगे। हाँ हाँ ठीक है।